तो अब से मैं एक और न्यू बीएल सीरीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है सेंचुरी ऑफ लव। तो पहले तुम लोगों को कोई स्टोरी बता दूँ। इसमें होता है एक सान नाम का लड़का जो कि एक वाद नाम की लड़की से लव करता है, लेकिन किस्मत ख़राब होती है बेचारी की कि उसकी जो लवर होती है वो मर जाती है। अब ये अपनी लवर का पुनर्जन्म होने का वेट करता है, 100 साल तक इंतज़ार करता है और उम्मीद में रहता है कि वाद इसको एक दिन वापस मिलेगी। लेकिन इसकी ज़िंदगी में ना तहलका तब मचता है जब वाद वादा बन के लौटती है। मतलब कि जो वाद थी उसका पुनर्जन्म एक लड़की के रूप में नहीं होता, वो एक लड़का बन के लौटती है। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम लोगों ने हो सकता है काफ़ी ने तो ये वाले एपिसोड पहले से देख भी लिए हों, क्योंकि ये 2-3 एपिसोड रिलीज़ हो गए हैं। तो अभी ना मैं सिर्फ एपिसोड 1 को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा एपिसोड होता है। आई थिंक लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो दूसरे एपिसोड को मैं कल एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ट्रस्ट में तुम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इस एपिसोड को सुनते वक्त, इसकी एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि ये फ़नी भी बहुत ज़्यादा है। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक टेंपल को दिखाया जाता है और इस टेंपल में जो इनकी देवी होती है उसका नाम होता है नुवा। तो ये नुवा नाम का जो देवी होती है, भगवान नहीं होता, देवी होती है। इसके सामने कोई लड़का होता है जिसका नाम होता है सान। तो ये सान प्रेयर कर रहा होता है और सान के हाथ में एक रिंग होती है जिसमें ग्रीन कलर का मोती होता है। इस रिंग का भी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक मैटर है, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, तो तुम लोग याद रखना। अब कहानी पहुँचती है पास्ट में 1924 में। तो जो सान था वो कुछ सिपाहियों से बचकर भाग रहा होता है, इसका झगड़ा होता है। पहले ये फाइट करता है, कुछ टाइम तक टिका रहता है सिपाहियों के साथ में, लेकिन बाद में क्या होता है, इस पर अटैक कर देते हैं, वो गोली मार देते हैं। तो इसके हाथ में गोली लग जाती है शोल्डर के पास, तो इसके हाथ से ना बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहने लगता है। अब ये बचता हुआ एक टोकरी जैसा कुछ होता है, बास्केट के नीचे छिप जाता है बड़ा सा। अब जैसे ही इसका पीछा करते करते पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, जो सिपाही होते हैं वो इसके ब्लड को देख लेते हैं। अब ब्लड को देखने के बाद में वो इसका पीछा करते करते पहुँचते हैं, लेकिन सामने ही उन्हें एक बड़ी सुंदर सी लड़की दिख जाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इन्हीं का नाम होता है वाद। और वाद ना यहाँ पर बचा लेती है सान को। वो कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना वो अभी भी दूसरे रास्ते से भाग गया है। तभी एक दूसरा सिपाही उसके पास में आता है और वो बताता है कि ये मिस वाद है और ये ना कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, वाद जो होती है। तो पुलिस वाले इससे डरकर भाग जाते हैं। अब ये सान के पास में जाती है तो सान इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सान इसकी खूबसूरती को देख के ना एकदम से खो जाता है, इसके फेस को देख के। तो वाद उसको बताती है कि नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाली हूँ, ना ही मैं इन लोगों को तुम्हें पकड़वाने में हेल्प करूँगी, उल्टा मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ। तो ये इसको ले जाती है एक टेंपल के अंदर। ये वही टेंपल होता है नुवा देवी का। तो यहाँ पर जाते जाते ना जो सान था वो बेहोश हो जाता है। अब इसको जाके ये लेटा देती है। तो इस मंदिर का जो प्रीस्ट होता है, पुजारी होगा शायद, हाँ, तो वो इसको आवाज़ लगाती है। तो एक पुजारी आता है, इसके हाथ में एक पत्थर होता है जिसमें से बड़ी मतलब रोशनी निकलती है और ये मरते हुए लोगों को बचा सकती है रोशनी। अब ये पहले नुवा देवी के सामने पूजा करता है और फिर उस पत्थर को सान की चेस्ट के ऊपर रख देता है। अब इस पत्थर में से निकलती है बहुत ही तेज़ रोशनी और ये इसकी बॉडी में ना मतलब इतना पेन करती है। सान के अंदर जो गोली फंसी थी ना उसको खुद ही निकाल देता है ये पत्थर बाहर, और जो इसका घाव होता है, जो भी इसका चोट लगी थी, वो सारी खुद से ही ठीक हो जाती है। अब जाके हमें नुवा देवी को दिखाया जाता है। बड़ी चमत्कारी देवी है सच में, भारत में क्यों नहीं होती है ऐसी देवियाँ, कुछ नहीं है यार। अब यहाँ पे इसके बाद में ना ये बताती है, जैसे कि वादी से पूछती है कि क्या था इस पत्थर में, तो वो पुजारी इसको बता देता है। अब कुछ दिनों बाद देखते हैं हम, सान को होश आ गया होता है। तो जब वो उठ के जा रहा होता है बाहर, तभी सामने से उसको वाद मिल जाती है। तो वाद इसको बताती है कि मैंने ही तुम्हें बचाया था। तो सान ना इसका एक एहसान मान लेता है। वो कहता है कि मैं ना आपको मेरी लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे कहना आप। अब सान और वाद दोनों साथ में रहने लगे थे तभी से। अब यहीं से इनकी बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि सान को वाद से लव हो गया था। एक दिन क्या होता है, ये कोई नाटक वगैरह देख रहे होते हैं, तो नाटक देखते देखते वाद रोने लगती है। सान उसको अपना हैंकी देता है, तो उसमें होती है एक रिंग, मतलब आंसू भी पहुँचता है, प्रपोज भी करता है। एक तीर दो निशाने, बिल्कुल सही मारता है ये लड़का। अब यहाँ पे वाद एकदम से ना मतलब क्या कहते हैं, पट जाती है। मेरे कहने का मतलब है वो इसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। यहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिन क्या होता है, ये मार्केट में होते हैं, तभी यहाँ पर एक अदर प्रिंस होता है, वो उनको देख लेता है साथ में। इसका नाम शायद टारो होता है, मुझे इस लड़के का नाम याद नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, छोड़ो। अब टारो के साथ में वाद की शादी होने वाली थी। तो वाद के फादर को जैसे पता चलता है ना, तो वो वाद की शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं टारो के साथ में। तो अब टारो क्या करता है, अब यहाँ पे वाद ना बहुत मना करने की कोशिश करती है और इसको रूम में बंद कर देता है इसका बाप। लेकिन तभी यहाँ पे मजनू आता है विंडो से, मतलब खिड़की से कूद के इसके पास में, और इसको भगा के ले जाने का प्लान होता है। मतलब सान और वाद दोनों साथ में भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ये जा रहे होते हैं तो वाद के हाथ में होती है वही रिंग जो उसको टारो ने दी थी। मतलब इसके हाथ में वो रिंग नहीं होती जो सान की होती है। तो पहले ना
तारो उस रिंग को वाद उस रिंग को उतार के फेंक देती है और सान वाली रिंग को पहन लेती है। ये वही रिंग थी। इस रिंग का ना बड़ा चक्कर है, पूरी सीरीज में ये रिंग चलने वाली है। अब जब ये दोनों भाग रहे थे, पहले तो इस वाद की गलती है, इतनी फैंसी इतने अच्छे कपड़े पहन कर, हील्स वगैरह पहन के कोई भागता है? इससे तो भागा भी नहीं जाएगा। अपने साथ में ना ये सान को भी ले डूबेगी सच में। अब ये दोनों छुपते छुपाते एक चर्च में पहुँच जाते हैं। चर्च में पहुंचने के बाद में वाद का होने वाला हस्बैंड, जो कि बेचारा ना घर का रहा ना घाट का, आता है और उसको धमकी देता है कि वाद चलो, तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी और तुम घर चलो मेरे साथ। तो वाद बोलती नहीं, मैं तो सान के साथ नहीं रहूँगी। अब यहाँ पे इसका जो फियांसे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहले वो अटैक करता है सान पर तलवार से, लेकिन सान भी ना काफ़ी अच्छा फाइटर था, वो जानता था सारी स्किल्स को। तो जो इसका फियांसे होता है ना, वो शूट करता है सान को, लेकिन बीच में आ जाती है वाद। अब वाद को गोली लग जाती है। वाद एकदम से मतलब गोली लगी है भाई, तो मरेगी, बचेगी तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सान होता है ना, वो बहुत रोने लगता है। वाद उसको कुछ प्रॉमिस, बेचारी बात भी नहीं कर पाई, पहले ही टपक जाती है, फोटो में टंग जाती है। लेकिन अब सान ना जल्दी से वाद को लेकर पता है कहाँ पर जाता है, उसी प्रीस्ट के पास में जिसको अभी अभी सान ने बचाया था कुछ टाइम पहले। लेकिन अब प्रीस्ट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सान मर चुकी थी तब तक। अब यहाँ पर वाद कहता नहीं, सान कहता है वाद के लिए कि मुझे नहीं पता, मुझे इससे मिलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें अगेन उसी नूवा देवी को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्रीस्ट होता है ना, ये उस पत्थर को निकालता है और इसके 2 टुकड़े करता है, ठीक है। एक टुकड़े को वो पीस कर पिला देता है, पानी में से घोल के उसको पिला देता है सान को, और कहता है कि तुम ना अगले 100 सालों तक वेट करोगे और तुम्हें इन जैसे ही 100 साल पूरे हो जाएंगे, तुम्हें वाद जो है ना वो मिल जाएगी, उसका पुनर्जन्म हो चुका होगा। लेकिन इसको पीने के बाद में तुम्हें ना हर रात को 12 बजे तुम्हारी बॉडी में इतना पेन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें आज तक जितने घाव मिले हैं ना, वो सारी चोटें खुद से ही रीओपन हो जाएंगी और तुम मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में रहोगे। अब पता नहीं कितने टाइम तक, लेकिन डेली रात के 12 बजे। अब पता है जब भी इसको वाद मिलेगी 100 साल बाद, वो जो दूसरा हिस्सा है, मतलब ये पत्थर का दूसरा हिस्सा है, वो खुद से ही चमकेगा, मतलब साइन भी देगी इसको नूवा देवी। अब ये उस आधे पत्थर को, पिसे हुए पत्थर को पानी में घोल के पी जाता है और तब जाके इसकी बॉडी में पेन स्टार्ट होता है। पेन इतना कि बस पूछो मत, ये मरता ही नहीं है, बाकी सारे काम हो जाते हैं इसके साथ में। लेकिन ये बंदा 100 सालों तक वेट करने के लिए रेडी होता है। अब टाइम होता है 1944 का। यहाँ पर अभी तक प्रीस्ट मरा नहीं है, लेकिन बुढ़ा हो गया होता है। अब उसी मतलब पत्थर को पीने के बाद में एक और चमत्कार हुआ था सान के साथ में कि ये कभी बुढ़ा नहीं होगा, तो सब इसको ग्रैंडफादर ही बुलाते हैं आजकल। तो अभी ये जब 1944 में पूछता है प्रीस्ट से, तो प्रीस्ट मना कर देता है कि नहीं, अभी तक वाद इस दुनिया में नहीं आई है। अब बेचारा मतलब सान को और भी वेट करना होगा। इसके बाद में क्या होता है, अब टाइम होता है 1974 का। अब ये जो प्रीस्ट होता है ना, उसकी न्यू जनरेशन आ गई होती है, इनको सब कुछ पता होता है सान के बारे में। तो ये भी एक, इसको ना चर्च में एक लड़की दिखती है सान को, इसको लगता है शायद ये मेरी वाद हो सकती है, लेकिन नहीं। इसके जो मतलब और भी ज़्यादा जो प्रीस्ट होते हैं अभी फ़िलहाल के टाइम के, वो मना कर देते हैं कैलकुलेशन करके कि नहीं, ये वाद नहीं है। अब बेचारा सान अगेन उम्मीद हार जाता है। अब फाइनली टाइम होता है 2004 का। अब ये एक लड़की के साथ में अपनी जो कुंडली होती है मैच करता है, लेकिन नहीं, वो लड़की भी नहीं निकलती। तो लड़की बोलती चल दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा। एक बच्चा होता है वहाँ पे, ये बच्चा दिखाया जाता है हमें। अब ये नहीं पता ये बच्चा कौन था। और अब फाइनली 100 साल पूरे हो गए, 2024 आ गया होता है 2024, और यहाँ पर सान जाता है, एक अजीब सा घर होता है। मैंने तो पहले टॉयलेट समझा था पता है, लेकिन नहीं, वो एक पुराना सा घर था जहाँ पर सान 100 साल से रहता आ रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम चल रहा होता है क्योंकि हम भी 2024 में ही जी रहे हैं। अब ये जो वो प्रीस्ट था ना, उसकी 3rd जनरेशन चल रही होती है। तो यहाँ पर एक बुड्ढा होता है जो कि खुद बड़े ग्रैंडफादर बुलाता है सान को। तो वो इसके लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है जो बहुत गर्म होती है, वो गलती से गिर जाती है सान के ऊपर। तो ये माफ़ी मांगने लगता है कि बड़े ग्रैंडफादर मुझे माफ़ करना है। एक तो ग्रैंडफादर होते हैं, उनमें भी बड़ा है सान सबसे ज़्यादा। इतने में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। मुझे लगा था शायद ये लड़की होगी वाद, लेकिन नहीं, इस लड़की का नाम होता है जू, और ये सान की ग्रैंड चाइल्ड होती है, पोती की पोती। पता नहीं कितने लंबे रिश्ते हैं कि भगवान जाने। ये छुप रही होती है, लेकिन तभी सान इसको कहता है कि बाहर आओ, छुपने की ज़रूरत नहीं है जू तुम्हें। अब जो कहती है नहीं, मैं छुप थोड़ी रही थी, आप मेरे ग्रैंडफादर को डांट रही थी तो मुझे डर लग गया। तो यहाँ पे सान कहता है तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है, कोई तुम्हें हैरेस कर देगा, ज़बरदस्ती करेगा तुम्हारे साथ में। तो जो कहती है ओ प्लीज़, माई लाइफ माई चॉइस, मतलब ये तो उर्फी जावेद हो रखी है। तो यहाँ पे क्या बोलती है, मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकती हूँ, क्या है, और वैसे भी मुझे कोई भी परेशान नहीं करने वाला है। इतने में ही बजते हैं रात के 12 और दौरे से पड़ने लगते हैं सान को। मतलब हर रोज़ रात के 12 बजे सान की बॉडी में पेन स्टार्ट होता है। कितनी टाइम रहता है ये पता नहीं, लेकिन जो ग्रैंड पा हैं इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उस पत्थर को खाने की वजह से। बेचारा 100 सालों से इतना दर्द झेलता आ रहा है और वाद अब तक मिली नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। देखो इसकी बॉडी में जितने भी आज तक घाव थे ना, वो गोली लगी थी, चोटों के निशान होते हैं, सभी रीओपन हो जाते हैं और इसी वजह से इसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है।
अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, नहीं मॉर्निंग अभी नहीं हुई, बस ये कोस रहा होता है खुद को और नोवा देवी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरी वाद का पुनर्जन्म कब होगा, वो मुझे कब मिलेगी। अब ये नेक्स्ट डे जाता है टाओ के पास में। जो टाओ है ना वो उसी मतलब प्रीस्ट की जनरेशन का भी फिलहाल का हिस्सा होता है। तो ये पहले लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है बंदा, मतलब ये जैसे ही सान को दिखाने की कोशिश करता है तो सान इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की ही पूंगी बजा देता है और कहता है चलो हमें उस पत्थर को देखना है क्योंकि 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी वो शाइन कर रहा है या नहीं। अब ये पहुंचते हैं उस पत्थर के पास में तो पत्थर शाइन कर ही नहीं रहा होता, वो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे पता है क्या कहता है टाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है नोवा देवी से गलती हो गई कि तेरी वाद जो है वो आ ही नहीं रही, दोबारा जन्म ले ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर कहता है सान कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में इनकी किस्मत चमकती है और साथ में पत्थर भी चमकता है। अब इनको यकीन हो जाता है कि देखो, और टाओ कहता है सान से कि देख 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 पत्थर चमक रहा है, जल्दी से देख, मतलब तुम्हारी वाद आ चुकी है इस दुनिया में और वो तुमसे मिलने भी वाली है। तो यहाँ पर सान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर टाओ कहता है चलो अब मैं अपनी सारी कैलकुलेशन को साथ में लेकर हम ढूंढेंगे। अब ये ना पता नहीं क्या उसके साथ में घड़ी होती है जो डायरेक्शंस बताती है और अजीब सी कैलकुलेशन होती है टाओ के हाथ में। अब ये धीरे धीरे चलते जा रहे होते हैं तो इन्हें ना लगभग 10,000 कदम चलना होता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी सामने से एक लड़की आती हुई दिखती है। इत्तेफाक से इस लड़की का नाम भी वाद ही होता है। जैसे ही नज़र पड़ती है सान की उस पर तो सान को गलतफहमी होती है कि शायद ये वाद ही है और ये बेवकूफ़ से पूछ भी लेता है कि क्या तुम वाद हो। तो ये लड़की बोलती है ओ तुम्हें कैसे पता मेरा नाम वाद है। तो यहाँ पर इस लड़की की बातें सुन के और सान को देख के ना टाओ को ही बातें संभालनी पड़ती है। सान को तो 1 मिनट के लिए ऐसा फील हो गया था कि यही मेरी वाद है और ये लड़की भी खुश हो जाती है कि इसको कैसे पता भाई, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ चक्कर हो। तो टाओ कहता है रहने दे, ये नहीं है तेरी वाद, अभी तक ना 1 कदम बाकी है तुम्हारी टाओ को तुम्हारी वाद से मिलने में और वो इस डायरेक्शन से नहीं आएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली है। अभी इसके बाद में ये लड़की चली जाती है। अब ये लोग वेट करने लगते हैं। तो सान कहता है कि अभी क्या अभी फिक्स टाइम नहीं है। तो टाओ कहता है नहीं, अभी 10 सेकंड्स लेफ्ट हैं, मतलब 10 सेकंड बाद इसकी जो वो होती है ना वाद मिलने वाली है। तो अब ये मतलब काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ऊपर से एक लड़का टपकता है जैसे पेड़ पर से आम टपकता है। इस लड़के का नाम होता है वी। ये लड़का कुछ कर रहा था जैसे हमारे इंडिया में टेंट वगैरह लगाते हैं शादियों में, तो ये एक रेड कलर का कपड़ा होता है जिसमें सान और वी दोनों फंस जाते हैं। अब आगे पीछे भाग रहे होते हैं तो टाओ अपनी लात से इनको रोकता है पैर से कि रुक जाओ, एक जगह पर खड़े हो जाओ भाई। अंदर ही ग्रैंडफादर जू और पू सब घुस जाते हैं उसमें और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ है ये। अब जल्दी से जैसे ही टाओ देखता है वी को तो बोलता है हाँ यही है तुम्हारी वाद। अब जैसे ही टाओ और सब लोग देखते हैं कि ये वाद नहीं ये तो वादा है भाई, क्या चक्कर है। और ये वी होता भी लड़का ही है लेकिन इसकी शक्ल ना काफ़ी हद तक मतलब अट्रैक्ट करती है सान को, लेकिन सान को यकीन नहीं होता कि ये वाद ही है। अब वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये मतलब जो सबसे बड़े ग्रैंडफादर हैं वो आगे, बाकी बूढ़ों की फौज पीछे, जू और टाओ सभी चले जाते हैं पीछे। अब इसके जाने के बाद में ना जो वी था वो भी इतना अट्रैक्ट फील करता है, मतलब उसको इतना अट्रैक्शन फील होता है सान की तरफ कि बहुत खुश होता है। अब जू जाके बोलती है चलो शुक्र है लड़का है तो क्या हुआ, मैं तो सोच रही थी तुम्हारी जो वाद है ना वो बुढ़ी और आंटी टाइप की औरत ना निकल जाए, पर मुझे खुशी है कि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और एकदम क्यूट लड़का है। तो सान कहता है तुम्हें मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वो टाओ से कहता है तुम्हें ना कुछ मतलब तुमने अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, तुम अगेन से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो और पता करो कि ये वाद नहीं है वो कोई और है। अब ये नेक्स्ट डे उसी नूवा देवी के सामने प्रेयर कर रहा होता है, तभी यहाँ पर आ जाता है वी और वो भी प्रेयर कर रहा होता है। तो वी ना अभी शिफ्ट हुआ है इसी टाउन में, तो वो सान को देख के बोलता है अरे तुम तो वही हो जो मुझे कल मिले थे जिसने मुझे बचाया था गिरने से। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनका सामान गिरता है और एक इनकी ना कुछ होता है धागा जैसा इन दोनों के हाथों में फंस जाता है, सान की भी उंगलियों में फंस जाता है और वीके में भी। तो सान जल्दी से उसको निकाल के आ जाता है। अब ये टाओ से बात कर रहा होता है और उसको ना अपनी कैलकुलेशन दोबारा करने को कहता है। तो टाओ कहता है भाई मैंने काफ़ी बार करके देख लिया है, वही मिस वाद है, तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात को। इतने में ही उसके हाथ पर नज़र पड़ती है, वो कहते हैं मेरी रिंग कहाँ चली गई। और रिंग कहाँ चली गई, जब ये उस धागे को अभी उतार के दे रहा था ना, वापस कर रहा था वी को, वो वी के पास में चली गई रिंग। अब वी भी उस रिंग को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है अपने घर पर और ये बेवकूफ़ उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है, मतलब इतना खुश होता है ये उस रिंग को देख के। अब नेक्स्ट डे बेचारा जो सान होता है वो वी का एड्रेस ढूंढते पहुंचता है क्योंकि वो एक शॉप पर काम करता था और साथ में जू को भी ले जाता है। तो जू बोलती है मुझे क्यों खींच कर लेकर आए हो, तुम खुद से पूछ लो तुम्हारी रिंग कहाँ पर है। तो सान कहता है नहीं तुम जाओ, लेकिन जैसे ही सान वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वी उसको देख लेता है, जल्दी से दौड़ के बाहर आता है और फिर उसको रोक लेता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सान कहता है ठीक है सीधा बात पर आता हूँ, मेरी रिंग तुम्हारे पास आ गई है गलती से, मुझे वापस दे दो और मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर वी कहता है देखो
तुम मुझे अपना नंबर दे जाओ, मैं तुम्हें बाद में ना रिटर्न कर दूंगा उस रिंग को, अभी मेरे पास में नहीं है वो। तो वो कहता है या फिर मेरे घर पर चलो। तो शान पता है इसको नंबर नहीं देता, इसके घर पर चला जाता है। अब बेचारा वी उसको घर पर ले आता है और आके उस रिंग को ढूंढने लगता है। पहले तो इसको रिंग ड्रॉर वगैरह कहीं पर भी नहीं मिलती, इसकी ना जीन्स की पॉकेट में रखी होती है। अब जैसे ही अपने पैंट को ऐसे फटकता है कि निकल जाए इसमें से, वो रिंग उछल के अलमारी के नीचे गिर जाती है। अब ये उस रिंग को ढूंढने लगता है। तो शान कहता है रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारी बस का सच में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही शान वी के साथ में बैठ के उस रिंग को ढूंढने लगता है तो अलमारी के नीचे शान का हाथ वी के हाथ से टच हो जाता है। यहाँ पर अगेन इनकी बॉडी में करंट सा दौड़ता है और तो शान जल्दी से वहाँ से हट जाता है। अब वी उसको रिंग दे देता है तो शान वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते बंदे की धड़कनें इतनी तेज हो रखी थी, वो सोचता है कि मुझे इन 100 सालों में वाद के अलावा किसी के साथ इतना मतलब अजीब फील नहीं हुआ है जैसा आज मुझे इस लड़के को टच करने में हुआ था, कि चक्कर क्या है। फिर ये बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है, मतलब सब कुछ ठीक है। अभी अगेन जाता है नोवा देवी पे, चिल्लाता है कि तुम ना मेरे साथ में ऐसी ट्रिक्स को क्यों खेल रही हो, तुम प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरी बात कौन है। अभी अगेन टाओ से कहता है कि भाई तू कर ना अपनी कैलकुलेशन फिर से। तो टाओ कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अच्छा तुम उस लड़के से ऐसा पूछना कि कहीं उसकी कोई ट्विन सिस्टर तो नहीं है, क्योंकि जुड़वा लोग जो पैदा होते हैं उनकी किस्मत लगभग एक दूसरे से अटैच होती है, एक जैसी ही होती है। तो ये बोलता है शान ठीक है। अब हम देखते हैं वी पर सीन शिफ्ट होता है, वो नहा रहा होता है। नहा तो बस नाम के लिए रहा होता है, इसका पूरा फोकस होता है शान पे, शान के बारे में सोच रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम जब मिला था शान से तो मतलब इसको मतलब कहते नहीं अभी ये शान को लाइक करने लग गया। इधर शान की भी रातों की नींद उड़ी हुई है, उसको भी सिर्फ वी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन ये भी कन्फ्यूज़ है कि वो वादा नहीं हो सकता। अब ये नेक्स्ट डे पहुँच जाता है वी के घर पे। शान अंदर पहुंचता है तो वी इसको पानी मतलब पानी जो ऑफ़र करता है कि पानी पी लो बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे शान सीधा पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर है क्या। तो वी ना बहुत सोचने के बाद में करके कहता है नहीं। तो शान कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने इतना सोचा क्यों, इससे अच्छा तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ये जाता है ना तो वी एकदम से इसको पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना ना बंद नहीं कर सकता। मेरी रातों की नींद दिन का चैन सब उड़ गया है। मतलब ये तो इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ रहा है भाई, एक बार ही तो मिला है। अब ये कहता है मुझे तुम्हें देख कर ना ऐसा लगता है जैसे वी कहता है शान से कि मैं तुमसे पहले कभी मिल चुका हूँ, हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। अब ये शान को पता नहीं क्या होता है कि वी को किस करता है, मतलब ऐसे क्या चक्कर पड़ गया इनका अचानक से। सच में इन लोगों ने इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया। अब किस करने के बाद में इनके इमोशन इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इंटीमेशन तक बात पहुंच जाती है। अब यहीं पर अपना नंगे पुंगे हो जाते हैं। मतलब मैं तो खुद शौक थी कि ये सीन अचानक से आ कहाँ से गया, और होता भी यही है, मतलब चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन तभी सपने से बाहर आऊँ, मैं भी आती हूँ, तुम सब लोग भी आओ, और शान भी आता है। ये शान का सपना था। एकदम से शौक हो कि इसकी आंखें खुलती हैं और सोचता है कि हो मैं तो डर गया, बच गया आज तो। सबसे पहले अपना कंबल हटा के चेक करता है कहीं चीज़ें सच में तो नहीं हुई। तो इसको यकीन होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसी शॉकिंग मतलब इसी जैसे कि सरप्राइज़ होता है बहुत ज़्यादा, इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे तो पर्सनली एपिसोड पसंद आया था एपिसोड 1, तुम लोगों को भी पसंद आया ही होगा।